पहलगाम की वैशालन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस टूरिस्ट स्पॉट्स पर एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ जिसे देखकर पूरे देश की रूह कांप गई। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जान जा चुकी है। 17 लोग इंजर्ड है और मृतकों में से सभी 26 लोग मेल्स थे। इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन पर केवल पैदल या खच्चर पर पहुंचा जा सकता था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जबकि लोकल्स खच्चरों की मदद से इंजर्ड लोगों को वहां से वापस ला रहे थे। कम से कम 12 टूरिस्ट को पहलगाम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों ने ये कहा है कि अब ये 12 लोग स्टेबल कंडीशन में हैं। इस आतंकी हमले में लोगों को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट किया गया है। एक व्यक्ति मुस्लिम थे, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम के लोकल ही थे, जो वहाँ खच्चर चलाने का काम करते थे। बाकी एक क्रिश्चियन और बाकी 24 लोग हिंदू थे। जैसे कि जयपुर में 32 साल के नीरज जोडवानी, जो यूएई में काम करते थे, ये छुट्टी में अपने घर आए हुए थे। पहले शिमला में एक शादी अटेंड की और फिर बाद में कश्मीर घूमने गए। ऐसे ही एक विक्टिम नेपाल से थे, सुदेव न्योपने। इसके अलावा आईएफ नेवी के ऑफिसर थे। अरुणाचल से आए हुए इंडियन नेवी के ऑफिसर तागे हेंगनिया। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नालवाल, केवल 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आए थे, एक ऐसा हनीमून जिसके बाद इनकी पत्नी वापस विधवा होकर लौटी। एक वीडियो में इन्हें कहते हुए वो सुना गया कि अपनी पति के साथ भेलपुरी खा रही थी और तभी एक आदमी आया और उसने कहा कि यह मुस्लिम नहीं है, और ये कहते ही उसने तुरंत गोली मार दी। शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कुछ ऐसा ही कहा पुणे के एचआर प्रोफेशनल सावरी ने। उन्होंने बताया कि उन्होंने जब दूर से आतंकी को फायर करते हुए देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए पास के एक टेंट में चला आया, लेकिन आतंकी वहां भी आ गया और उनके फादर को इस्लामिक वर्ष रिसाइट करने को कहा, और जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें सीधा गोली मार दी। मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था, न पुलिस न आर्मी। जो लोग वहाँ उन्हें खच्चर पर लेकर आ रहे थे, उन्होंने सावरी, उनकी माँ और फीमेल रिलेटिव्स को रिटर्न जर्नी में मदद कर रहे थे। तो जख्मी को देखा तो कहीं को घोड़े पर बिठा के पहलगाम की तरफ रवाना किया। वहाँ पे बहुत सारे घोड़े, हम ही नहीं थे, बहुत सारे घोड़े वाले थे वहाँ पे, बहुत सारे मतलब जो घोड़े जिनका सवारी वहाँ पे था। बाद में करीब 20 मिनट के बाद इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के एक शैडो ग्रुप टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ का फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंट फ्रंट। 2 साल पहले जब टीआरएफ ने कश्मीर के पटकारों को धमकी दी थी, तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसे यूएपीए के तहत अंतर्गत एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इस टेरर ग्रुप के मेंबर शेख सज्जाद गुल को भी यूएपीए के तहत 4थे शेड्यूल के अंतर्गत आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसुल्ली भी इसके साजिश का कर्ताओं में से एक है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 4 से 5 आतंकी थे जो इन्होंने ये हमला किया। आई विटनेस के अनुसार ये जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस ने स्केचेस जारी किए हैं। एक सरकारी सोर्स ने द हिंदू को बताया कि हमलावरों में से 2 ऐसे युवाओं का होने का शक है जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। अनंतनाग का आदिल गुरी और पुलवामा का एहसान। सरकारी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तानी आतंकियों के साथ इन्फिल्ट्रेशन की और इनके मूवमेंट के बारे में कुछ इनपुट्स मौजूद थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में राज शेखर झा की रिपोर्ट्स में एक सूट के हवाले से कहा गया कि पहले से ही इनपुट्स थे कि अप्रैल के पहले ही हफ्ते में आतंकियों ने कुछ होटलों का प्रूफ परीक्षण किया है, इसलिए कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गया। इससे दोस्तों पुलवामा हमले की याद आती है। जून 2019 में द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया था कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। बाद में फ्रंटलाइन के इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया था कि 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। ये बता रहे हैं कि कोई किसास हमला हो सकता है, यानी बदला लेने के लिए स्ट्राइक हो सकता है। पुलवामा हमले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई, मुदासिर अहमद खान को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड माना गया। इससे भी पहले 2 इनपुट्स मौजूद थे। 24 जनवरी 2019 के इंटेलिजेंस इनपुट्स में बताया गया कुछ आतंकियों ने मुदासिर अहमद खान को रिपोर्ट किया और आने वाले दिनों में फिदाइन हमला करने वाले के लिए। ये ग्रुप शाहिद बाबा ग्रुप के साथ कॉन्टेक्ट में। ये वही ग्रुप था जिसका मेंबर था पुलवामा अटैक का बॉम्बर आदिल अहमद। 25 जनवरी के दिन का जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसमें मुदासिर अहमद खान की लोकेशन की जानकारी थी। बोल लेटर्स में यह बताया गया था कि 4 फॉरेन मर्सनीज के साथ मुदासिर खान को स्पॉट्स किया गया है। विडूरा और लाम चाप
विलेजेस में। इस इनपुट्स में भी कहा गया था कि एक अटैक की प्लानिंग चल रही है जो अवंतीपुला जो पैम्पुल में किया जा सकता है। ये इलाका पुलवामा से केवल 16-17 किलोमीटर दूर है। इमेजिन करो दोस्तों, पुलवामा हमले से पहले भी मुदासिर एक नॉन आतंकवादी था जो 2017 में सीआरपीएफ में अटैक किया गया था। 12 फरवरी के इनपुट्स को तो मार्क किया गया था टॉप सीक्रेट मैटर मोस्ट अर्जेंट। इसमें एक ट्विटर हैंडल सहज ET313 के बारे में जानकारी है कि इसे पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद हैंडल कर रहे हैं। इसने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के IED ब्लास्ट कैरी आउट किया जा सकता है। साथ में एक वीडियो भी था जिसमें IED ब्लास्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। 13 फरवरी के इंटेलिजेंस इनपुट्स में भी कैसे ही फाइनल वार्निंग भी देने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों 2500 से ज़्यादा जवानों को एयरलिफ्ट नहीं कराया गया, इकट्ठे एक ही कॉन्वो में भेज दिया गया और सीआरपीएफ के फॉर्मर IG पनवार ने इसे बाद में एतराज भी दर्जाया था। 2547 को भेजना और 78 व्हीकल से कॉन्वॉय में लगाना, वो मुझे लगता है टेक्निकली ठीक नहीं। सोच कर देखो दोस्तों, इतने डिटेल इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद भी पुलवामा हमला हुआ, कैसे हुआ? सवाल ये उठता है। मुझे तो पता नहीं, क्या आपको पता है? अगर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो किससे पूछना चाहिए कि चूक कहाँ हुई? मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? कोई भी समझदार इंसान, कोई भी समझदार बच्चा तक ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है, तो सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक रैली में कहा था कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। तो सवाल ये उठता है कि आतंकी हमले रुके क्यों नहीं उसके बाद? सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो देखो, नवंबर 2016 में हुआ नागरोटा आर्मी बेस कैंप, 2017 में हुआ अमरनाथ अटैक, फरवरी 2018 में हुआ संजुमन मिलिट्री अटैक, फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, मार्च 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 अवंतीपुरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक, 2023 कूच रजौरी अटैक, 2024 रियासी अटैक और अब 2025 पहलगाम अटैक। एक के बाद एक आतंकी हमले हुए जा रहे हैं और देश की मीडिया में हिम्मत तक नहीं है कि सरकार से सवाल तक करे। इसी 2014 से पहले होता था कि मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाते थे। फिल्में भी आप देखे होंगे, वेडनेसडे जैसे फिल्में बनाई जाती थी जिसमें सरकार से आतंकवाद पर सवाल पूछे जाते थे। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में। उस जमाने में जनता मिलकर प्रोटेस्ट करती थी और नेता अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा भी दे देते थे। जैसे कि मुंबई के 26 से 11 अटैक के बाद होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने पब्लिक डिमांड के चलते वो इस्तीफा दे दिया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी इस्तीफा दे दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तीफा दे के उन्होंने कोई कमाल कर दिया। बात यह है कि किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में ये एक बेसिक बात है और इस बेसिक कॉमन सेंस को हमारा देश खो चुका है। अब इस नए भारत में अर्नब गोस्वामी जैसे नमूने को देखिए। अर्नब गोस्वामी इस पहलवान अटैक के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा रहा है। There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because, with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. ये वही नमूना है जिसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी और जिसने पुलवामा हमले के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। पुलवामा अटैक के बाद सबसे पहले कवरेज कर लेने का ये जश्न मना रहा था। गोदी मीडिया एंकरों से इतनी सिंपली बात नहीं पूछी जा रही कि जिस जगह इतनी ज़्यादा टूरिस्ट जमा थे वहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। आज तक के जर्नलिस्ट ने कहने की कोशिश की तो उनकी बात को बीच में काट दिया गया। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहाँ पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बल की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है। सवाल एक बच्चा पूछ रहा है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरे नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है।
दोस्तों, अब 10 दिन पहले की ये रिपोर्ट देखिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को बताया है कि आर्मी में ऑफिसर का करंट नंबर है 42,095, जबकि ऑथोराइज स्ट्रेंथ है 50,538। देश में करीब 8,400 आर्मी ऑफिसर की कमी है और 92,400 सोल्जर की। कुल मिलाकर आर्मी में 1 लाख के से ज़्यादा आर्मी पर्सनल की शॉर्टेज। इस शॉर्टेज की वजह से सोल्जर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है पहले से ज़्यादा रेट पर। सवाल ये उठता है कि ये शॉर्टेज क्यों है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप इस अगस्त 2022 की द टेलीग्राफ की रिपोर्ट देखिए। यहाँ लिखा है कि कोविड के 2 सालों में आर्मी की कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, इसीलिए आर्मी में 1 लाख से ज़्यादा की ट्रूप्स की कमी है। और आप इस रिपोर्ट की हेडलाइन देखिए, अगले 3 साल में आर्मी स्ट्रेंथ को 2 लाख से कट करने का प्लान। क्या सेंस बना इस बात का? एक मिनिस्टर ऑफिसर ने कहा कि आर्मी अपने ट्रूप स्टेट का नेशनलाइजेशन कर रहा है। इसे सैलरी और पेंशन का खर्च कम करने के लिए अटेम्प्ट में रूप में देखा जा रहा है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार आर्मी ऑफिसर की सैलरी और पेंशन में पैसे बचाना चाहती है, इसीलिए इनकी ट्रूप स्ट्रेंथ कम करने का प्लान है। विनय नालवार की बहन ने हरियाणा चीफ मिनिस्टर सैनी से आगे रोते हुए कहा कि इनके भाई 1.5 घंटे तक जिंदा थे। अगर वहां आर्मी होते तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं आया वहां पर, कोई नहीं। वहाँ पे 1.5 घंटा वो जिंदा था, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ। कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। जયારે મોટા મોટા नेता આવે कोई वीआईपी માટે પાછળ કેટલી ગાડી પર हेलीकॉप्टर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आम आदमी को क्या मिल रहा है यहाँ पर। कुछ लोग कहेंगे कि फिल्म स्टार, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन देश के लिए जरूरी है, लेकिन पहलगाम में जो आम आदमी मारे गए तो वो भी अपने परिवार के लिए उतने ही जरूरी है ना। उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप के लिए वही दुनिया है। सवाल यहाँ पर ये है कि आम लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों है। कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कभी भगदड़ में मारे जाते हैं, तो कभी पुल टूट जाता है, कभी किसी लैम्बोर्गिनी के नीचे आकर मारे जाते हैं, फिर कभी कोई मैनहोल में गिर जाता है, तो कभी कोई आतंकी हमले में मारे जाता है। आम आदमी की सिक्योरिटी की बात हो तो सरकार यहाँ पे आर्मी के पेंशन और सैलरी की बात की जाती है। पुलिस की संख्या डबल करने की ज़रूरत है देश में। पुलिस को ज़्यादा ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ताकि देश में लॉ एंड ऑर्डर बेटर हो सके, देश के लोगों की सुरक्षा मिल सके, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का तो इस नए भारत में इतना बड़ा मजाक बन गया है कि क्या ही बताऊँ। हर दूसरे दिन एक वीडियो सामने आ जाता है, सड़क पर किसी को मारा पीटा जा रहा है, पुलिस कुछ भी नहीं करती है। गुंडे आकर किसी स्टूडियो को तोड़ के चले जाते हैं, तो कभी किसी रेस्टोरेंट को, पुलिस वहां देखते रह जाती है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि इस आतंकी हमले के गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छी बात है, पकड़िए उन्हें, जल्दी से सजा दीजिए, लेकिन इसके साथ ये भी सवाल उठता है कि क्या आपके सरकार के पास कोई भी सॉल्यूशन है इस आतंकी को रोकने का? क्या आपकी सरकार एश्योरेंस दे सकती है कि फिर ऐसा कोई आतंकी हमला नहीं होगा फ्यूचर में? सलमान खान का इंश्योरेंस देने के लिए तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे खुद सलमान के घर चले गए, लेकिन आम लोगों को ऐसी इंश्योरेंस कौन देगा? बात यहाँ ये है दोस्तों कि कोई सरकार इतनी जमट क्यों उठाएंगी कोई सॉल्यूशन के लिए, जब गोदी मीडिया के जरिए इस सरकार के सारे फेलियर्स को अचीवमेंट के तौर पर दिखाया जा रहा है। टीवी पे क्या चल रहा है? सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत लौट रहे मोदी। प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पे बुलाई बैठक। इन थंबनेल को देखिए, गुस्से में मोदी, बॉर्डर से पूरी दुनिया हैरान, सेना को दे डाली खुली छूट, ठोकना शुरू। जो ब्रेन वॉश लोग इस चीज़ में यकीन करते हैं उसने इमेजिनेशन में एक अलग ही दुनिया बना रखी है, एक ऐसी दुनिया जहां धरती मोदी के अराउंड चक्कर लगा रही है। खैर, अपने मुद्दे पे वापस आते हैं कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस अटैक को अंजाम देने वाले जानवर हैं, ह्यूमन है और वो कंडेम करने के लायक है। उन्होंने विक्टिम के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। कश्मीर में लोगों ने शोक मनाने के लिए बंद लगाया, किसी ने एकता दिखाने के लिए मार्च की तो किसी ने कैंडल लाइट मार्च निकाले। कश्मीर के बाहर जमायत उलमा हिंद ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये ट्वीट किया कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, तो कई लोगों ने उसका विरोध किया। तो कहीं दिल्ली की जामा मस्जिद से प्रोटेस्ट किया गया, तो कहीं हैदराबाद से भी जमकर प्रोटेस्ट किया गया, तो कहीं कश्मीर के स्टूडेंट ने भी प्रोटेस्ट निकाला, तो कहीं कैंडल मार्च निकाला। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद जो हमने अभी ये कैंडल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो
और इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड इमाम उमर इलियासी ने कहा कि शुक्रवार के नमाज के समय 5.5 लाख मस्जिदों से स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैसेज दिया जाएगा, विक्टिम के लिए प्रार्थना की जाएगी। तो कहीं कोई कश्मीरी अपने कंधों पर बच्चों को लेके बचा रहा है, तो कहीं नजाकत अहमद शाह जैसे लोग 11 लोगों की जान बचा रहे थे। मैंने भी अपना मोबाइल निकाला, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने बोला मैं लास्ट मंजिल में। इस लड़की को सुनिए क्या खूब कहा है इसने। हिंदू मुस्लिम बनाएगा, इसको भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दे दोगे तुम लोग। अरे ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला सीन नहीं है इधर। अच्छा तो ये मुसलमान ने ही क्यों करा? अरे क्योंकि पूरा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान मुसलमान ही है ना, मुसलमान ही भरे हुए हैं, तो घुसेंगे लोग तो कौन होंगे? मुसलमान ही घुसेंगे। एक चाइना भी है, क्या चाइना नहीं घुसता है क्या? कितना घुस चुका है, क्या क्या कर चुका है, तुम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं। देश के आम मुसलमानों ने भी अपने सोशल मीडिया पर विरोध दर्शाया है। ये अच्छी बात है कि लोग अपने रीजन के नाम पर ना बटे और इन आतंकियों के हमले को नाकाम करे, क्योंकि ये सारे आतंकी तो यही तो चाहते हैं कि इस भारत में नफरत फैले और लोग एक दूसरे से लड़े और आपस में ये देश टूट जाए। लेकिन हमारे देश में कई जगहों पर कश्मीरियों को, स्टूडेंट को कई परेशान किया जा रहा है। आपको किसी एक लोग की वजह से पूरे कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ से निकल के पहले वहाँ पे उन्हीं को परेशान किया जाता है, उन्हीं को गद्दार भी बोला जाता है, पर करे तो करे क्या सर? आपको वो बात याद है चेतन सिंह जिसने ट्रेन में लोगों के नाम पूछकर, उनके रीजन पूछकर उन्हें गोली मार दिया गया, जिसमें 4 लोग मरे थे, जिसमें से 3 मुस्लिम थे। क्या हम उसके वजह से पूरे रीजन को टारगेट कर सकते हैं? इसीलिए कहते हैं रीजन का कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए वक्त है कि हम एक रहे, हम एक दूसरे को टारगेट ना करें, हम मिलजुल कर रहें और देश को संदेश दे कि हम एक हैं, ताकि कोई दूसरे देश पर हम पर हंस न सके। कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, तब जैसे कि मृतकों के अस्थियां भी ठंडी नहीं हुई थी कि बीजेपी छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल के बेहद भद्दा पोस्ट किया गया गिबली स्टाइल इमेज पे, जिसमें कैप्शन लिखते धर्म पूछा जाती नहीं, याद रखेंगे। इंडिया टुडे के पत्रकार पीटी चौधरी ने इस पर तंज करते हुए कुछ ऐसा लिखा, किसी ट्रेजेडी का फायदा उठाने के लिए कोई समझ आ जल्दी नहीं है। इस पोस्ट से 2 बातें साफ दिखती है कि पहला कि जाति और अत्याचारों को लेकर ये कभी कोई समाधान नहीं करने वाले, क्योंकि समाधान निकालने के लिए समस्याओं को स्वीकार करना पड़ता है। इनसे जरा पूछकर देखो कि आज तक कितने ब्राह्मण राजपूत बनियों की बारात में उन्हें घोड़ी पर बैठने पर रोका गया, हमेशा दलितों को क्यों मारा पीटा जाता है, इसको लेकर इतने सारे न्यूज आर्टिकल हैं। जाति देखकर ही मारा जाता है ना। दूसरी बात, इस पोस्ट से पता चलती है कि बीजेपी वाले देश में धार्मिक नफरत फैलाते रहेंगे। ये आतंकवादी का जो एजेंडा है देश को तोड़ने का, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने का, देश को सिविल वॉर पर ले जाने का। चारों तरफ आप इन लोगों के पोस्ट देखेंगे सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ये चाहते हैं कि सभी हिंदुओं के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के मुसलमानों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये चाहते हैं कि सभी मुसलमानों के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के हिंदुओं से, अपने देश पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि आप इन्हें डर के मारे वोट दो। यही कारण है कि 2014 के बाद से परपेचुअली हिंदू खतरे में रहा है। चारों दिशाओं से साल भर साल, महीने भर महीने यही हिंदू खतरे में का नैरेटिव आपको सुनाया जाता है। हैरान हो जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक The Muslim population has gone up by 43+%. 43% बढ़ी है। The Hindu population has gone down in an equal period by 7.82%. 8% कम हुई है। जबकि 2014 से पहले आपको इसकी कोई भी बात कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। सिर्फ सत्ता पाने के लिए देश में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, और बीजेपी के जैसे ही कट्टरपंथी नफरत एलिमेंट मुसलमानों में भी है, दूसरी साइड भी। ऐसे मुसलमानों को आप यहाँ देख सकते हैं, जब हमले की खबर आती है तो पोस्ट पर ये हंसने वाले रिएक्शन देते हैं। ये लोग चाहे सुधरे या ना सुधरे, लेकिन एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, जो आम हिंदू, आम मुस्लिम, आम सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हो, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, दलित हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे मराठी हो, एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि हिंसा चाहे धर्म, जाति या भाषा, चाहे वो पहलगाम का आतंकी हमला हो, चाहे फलस्तीन में लोगों का मारे जाना, चाहे जातिवाद में वो हिंसा हो, चाहे मराठी ना बोलने पर, कन्नड़ ना बोलने पर,
ना बोलने पर मारा जाना। हर एक हिंसा हमारे देश में दिमक की तरह है। नफरती आतंकी लोग आपको भड़काएंगे कि इन लोगों ने वो किया ये किया, लेकिन आप लोगों को भड़कना नहीं है। यस वर्सेस और डैम, या हम लोग वो लोग इस जहरीले प्रोपेगेंडा से हमें बाहर निकल। हम भारत के लोग, हमारी डिमांड है कि इन सारे क्रिमिनल टेरर एलिमेंट को जेल में डाल दिया जाए, इन्हें सजा दी जाए, और जो बाकी लोग हमें साथ में मिलकर रहना है, देश में शांति और तरक्की लेकर आना है। जय हिंद।